अच्छा देखो, सबसे पहला एमसीक्यू क्या है? इसी एमसीक्यू में एक टेक्निकल फॉल्ट है जो कि मुझे बहुत बच्चों ने पूछा था। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज लाइकली टू बी द डायरेक्शन ऑफ इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट्स ऑफ अ वेज रेट इंक्रीज ऑन द नंबर ऑफ आवर्स वर्कर्स विल चूज टू वर्क। इसका मतलब क्या है भाई? जब भी तुम लोग इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन आ जाए और साथ में वेज लिखा हुआ आ जाए, जब भी आपके पेपर में इनकम एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आए और साथ में वेज लिखा हुआ है, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। क्या आना चाहिए? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था। सही है? तो इसको बीच में से कट किया जाता है। सही है? जो ये वाला मेरा वेज इंक्रीज वाला पार्ट होता है ना, उसमें मेरा जो है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो एक्सीड करता है इनकम इफेक्ट को, और इस वाले एरिया में अगर मेरी वेज बढ़ती है तो मेरा इनकम इफेक्ट एक्सीड करता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को। अब भैया आप रट्टा मार लो, क्योंकि इतनी कोई टेंशन नहीं है, ये थ्योरी में नहीं आता, ये एमसीक्यूज में आता है। एक और बात हमेशा याद रखना कि भाई सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है ना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये हमेशा याद रखना, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव। एक और रट्टा ये मारना है। दूसरी चीज, जो नीचे वाला सेगमेंट होता है उसमें मेरा इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है, और ये ऊपर वाले सेगमेंट में मेरा इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। अब मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। अब अगर मैं अपने ऑप्शंस देखूं तो देखो क्या लिखा हुआ है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पे लिखा हुआ है इंक्रीज और इंक्रीज। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमेशा इंक्रीज होता है क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव है। सही है? पॉजिटिव रिलेशनशिप के केस में क्या है? अगर मेरी वेज रेट बढ़ रही है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया इंक्रीज एंड इंक्रीज। अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो मैंने दोनों जगह पे लिख दिया इंक्रीज एंड इंक्रीज। मसला क्या है? मसला है इनकम इफेक्ट का। मसला है इनकम इफेक्ट का। ये सवाल है थोड़ा पुराना। सही है? इसमें मसला ये है कि मुझे इसका सेगमेंट नहीं बताया हुआ कि कौन से सेगमेंट में मेरी वेज बढ़ रही है। अगर इस सेगमेंट में मेरी वेज बढ़ रही है तो इनकम इफेक्ट इंक्रीज होगा, अगर इस सेगमेंट में मेरी वेज बढ़ रही है तो इनकम इफेक्ट डिक्रीज होगा। तो मुझे नहीं पता कि कौन से सेगमेंट की ये बात कर रहा है, तो इस सवाल में यही मसला है। या तो मेरा आंसर यहाँ पर बी हो सकता है, या तो मेरा आंसर डी हो सकता है। मार्किंग स्कीम के हिसाब से इसका आंसर बी दिया हुआ है, पर इसकी एग्जैक्ट कोई रीजन नहीं दी हुई है। सही है? इसकी एग्जैक्ट रीजन नहीं दी हुई। ये काफी पुराना एमसीक्यू है जो कि पिछले साल भी बच्चों को मसला आया था और इस साल भी आया है। तो आई होप आपको ये चीज अब क्लियर हो गई है कि इस सवाल में फॉल्ट किया था। अब ऐसे सवाल नहीं आते। अब वो आपको स्पेसिफाई करता है कि वेज मेरी ऊपर वाले एरिया में बढ़ रही है या यहाँ पर बढ़ रही है। तो ये तो आपको स्पेसिफाई करेगा, तो आप आसानी से बता सकते हो। वालेकुम सलाम फिजा, वालेकुम सलाम सारिम। क्लियर है ये चीज? कोई मसला? तो अब इस एमसीक्यू में फंसो तो भाई मैसेज नहीं करना, बता दिए। अच्छा अच्छा, 24 वाला देख लो। 24 में क्या कह रहा है? ये भी एक ऐसा एमसीक्यू जिसमें बच्चे अभी भी फंसते हैं। आपको फंसना नहीं चाहिए इस एमसीक्यू में। द डायग्राम शोज द पोजीशन ऑफ अ फर्म इन अ परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री। परफेक्ट कंपटीशन। व्हाट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द फर्म एंड द इंडस्ट्री एट आउटपुट ओ क्यू। कह रहा है कि भाई व्हाट डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द फर्म एंड द इंडस्ट्री एट आउटपुट ओ क्यू। कह रहा है कि ओ क्यू पे फर्म इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है, और इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम पे है या नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का इक्विलिब्रियम होता क्या है। बता दो जल्दी से। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म का इक्विलिब्रियम क्या होता है? सोचें। MC इक्वल्स टू MR। तो मुझे बताओ, क्या फर्म इक्विलिब्रियम पे है? क्या फर्म इक्विलिब्रियम पे है? अरे हाँ हाँ, फर्म इक्विलिब्रियम पे ही है भाई। फर्म इक्विलिब्रियम पे ही है, क्योंकि फर्म ऑपरेट तो यहाँ पर ही कर रही है ना। उसकी क्वांटिटी तो ये चीज नहीं कर रही है, तो वो तो है तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट पे ही। तो मेरी फर्म तो इक्विलिब्रियम पे ही है। या तो आंसर ये होगा, या तो आंसर फिर ये होगा। सही है? इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में देखो, इक्विलिब्रियम की मैं एक हिंट दे रहा हूं। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्टेबल। इक्विलिब्रियम इज अ पोजीशन ऑफ रेस्ट एंड इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज स्टेबल। तो इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम होता है लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट। इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम होता है लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट, जहां पर हम टिके रहें। जहां पर हम टिके रहें। अगर आप शॉर्ट रन नॉर्मल प्रॉफिट बोल रहे हो तो शॉर्ट रन में नहीं हो सकता, क्योंकि शॉर्ट रन में प्रॉफिट ऊपर नीचे होते हैं, तो वो इक्विलिब्रियम नहीं है। इक्विलिब्रियम हमेशा स्टेबल होता है, और इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ रेस्ट होती है। तो ये चीज को याद रखना, इसी लॉजिक से ये होगा। तो इक्विलिब्रियम का इंडस्ट्री का वो हमेशा लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट पे होता है। तो एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि इंडस्ट्री का इक्विलिब्रियम होता है लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट। और अब मुझे बता दो, क्या ये लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट पे है? नहीं है। अगर ये लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट पे नहीं है तो ये डिसइक्विलिब्रियम पे है। इसका मतलब है मेरा आंसर क्या है? सी।
इसका मतलब है मेरा आंसर क्या है, सी। क्लियर है? पेज नंबर मुझे नहीं पता स्वाद बेटा, आवाज बड़ा आयान। एक ऑप्शन होता है फोन और लैपटॉप में जिससे आवाज बढ़ जाती है। पेज 249 है भाई, सही है। चलो आगे बढ़ रहा हूँ। ये एक बहुत आसान एमसीक्यू है भाई, जल्दी देखो, जल्दी बताओ, ये खुद कर सकते हो। द डायग्राम शोज द डिमांड कर्व एंड द लॉन्ग रन cost curves of a firm that operates in a perfectly contestable market. Perfectly contestable market. हाँ भाई, परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट कहाँ पर होती है? लॉन्ग रन। परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट के 3-4 नाम होते हैं। देखो, ये मेरा है परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट, ठीक है। अब परफेक्टली कंटेस्टेबल मार्केट का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा हैवी कंपटीशन चल रहा है और जिसकी वजह से एक फर्म जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गई है। वो नॉर्मल प्रॉफिट पे आ गई है और वो ऑपरेट क्या कर रही है, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू पे। दूसरी चीज फर्म जो है यहाँ पर सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन भी कर रही है। क्या कर रही है? सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन। तो आप एक चीज समझो कि परफेक्टली कंटेस्टेबल का मतलब है सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन, कि फर्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेचने की कोशिश करती है ताकि जो वो है मार्केट को कैप्चर कर सके। 2 मिनट, सही है? क्लियर है? एमसीक्यू तो बता दो जल्दी। तो आंसर क्या होगा इसका? OP2। क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं? जल्दी जल्दी बता दो यार, जितना जल्दी जवाब दोगे उतना जल्दी होगा। नहीं अम्माद, ये एक बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है और ये कॉन्सेप्चुअल फ्लॉ है बहुत बड़ा। सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन और सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन में फर्क है। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन MR0 होता है, सही है। सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन मेरा MR0 होता है क्योंकि सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का मतलब है अपने सेल्स को जो है वो मैक्सिमाइज करना इन डॉलर टर्म्स। सही है, डॉलर्स में रेवेन्यू को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। और सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है आप क्वांटिटी के टर्म्स में अपने सेल्स को मैक्सिमाइज कर रहे हो। समझ रहे हो? तो ज्यादा माल बेचना और माल बेच के ज्यादा पैसा कमाने में फर्क है। सही है? समझ आ गई ये चीज? बढ़ जाऊं आगे? अच्छा, 26। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है? करेक्ट यूज ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस शुड प्रोड्यूस एन आउटकम वेयर। भाई कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या होता है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस वो होता है कि भाई गवर्नमेंट को जब कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना होता है या डिनाई करना होता है ना, तो वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखते हैं। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में क्या देखा जाता है? मेरे सोशल बेनिफिट और सोशल कॉस्ट, इन दोनों को देखा जाता है और डिसाइड किया जाता है कि भाई एक प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इसकी थ्योरी पूरी जो है वो आपको पढ़ लेनी चाहिए नोट से। क्यों? क्योंकि ये हमारे डेटा रिस्पॉन्स में आता है और ये डेटा रिस्पॉन्स में बहुत आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। अगर माइक्रो पे आपकी केस स्टडी आती है तो अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत हॉट टॉपिक होता है उसका, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वगैरह वगैरह। सही है? तो हम जो मार्केट फेलियर के आंसर में एक चीज लिखते हैं ना कि हम एक्सटर्नल कॉस्ट और एक्सटर्नल बेनिफिट को न्यूमेरिकली वो जो है वो कैलकुलेट नहीं कर सकते तो हम उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। हम उसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के। पर आप इसकी भी बुराइयां बता सकते हो, आप इसके भी डिसएडवांटेजेस बता दोगे कि एक्यूरेट है कि नहीं है वगैरह वगैरह, तो ये आपके आंसर को और बेहतर कर देगा। पर मर्जी इतना जरूरी नहीं होता ये। सही है? अच्छा, तो किधर करेगा? सिंपल सा आंसर है MSB इज इक्वल्स टू MSC, क्योंकि सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट तो यही होता है जिधर MSB इज इक्वल्स टू MSC। सही है? हाँ मतलब बहुत मल्टीपल पॉइंट्स है जो आप बता सकते हो। ठीक है, ये वाला MCQ भाई मेरे ख्याल में मुझे कराने की भी जरूरत नहीं है। अब बजट लाइन के MCQs आपसे हो जाने चाहिए।
मैं यहाँ पर आंसर मार्क कर रहा हूँ, आपको खुद ये समझ आ जाना चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पे। 1 मिनट तक इसको देखो। इस पॉइंट पे अगर आपसे ये एमसीक्यू नहीं हो रहा ना तो ये मसले वाली बात है। इसको देखो सही तरह। मैंने ऐसे 10-15 एमसीक्यू करा दिए हैं। इसको 1 मिनट देखो। ठीक है, ओके। अच्छा 28 क्या कह रहा है? A firm changes the maximum price if it is able to charge without attracting competition from new entrants। का मतलब a firm charges the maximum price it is able to charge, ज्यादा से ज्यादा प्राइस चार्ज कर रही है जितनी वो कर सकती है, without attracting competition from new entrants, without attracting competition from new entrants। ऐसा किधर होता है? ऐसा होता है कंटेस्टेबल मार्केट में। कंटेस्टेबल मार्केट में हम एक ऐसी प्राइस रखते हैं जहां पर मेरे शेयर होल्डर भी खुश हो जाएं, मेरे प्रॉफिट थोड़े सेटिस्फाइसिंग हो जाए, मुझे इतना मसला भी ना हो, मेरे स्टेक होल्डर्स भी खुश हो जाएं, और ये एक ऐसी प्राइस हो जिसको देख के बाहर वाले हमारी इंडस्ट्री में ना आए, बाहर वाले हमारी इंडस्ट्री में ना आए, और जो करंटली इंडस्ट्री में है वो भी यहाँ से भाग जाए। तो थ्रेट ऑफ कंपटीशन की वजह से हम लोग यही करते हैं ना कि बाहर वाला कंपटीशन नहीं आए, हम प्राइजेस को इतना कम कर देते हैं। सही है, तो ताकि उसको ये चीज अच्छी नहीं लगती। सही है, उसको ये चीज अच्छी नहीं लगती। एक मोनोपोली की मार्केट में ऐसा नहीं हो सकता। देखो मोनोपोली और कंटेस्टेबल अलग है। कंटेस्टेबल मार्केट सिर्फ मोनोपोली में नहीं होता, एक चीज याद रखना, ये हमेशा याद रखना, ये बहुत कॉमन एमसीक्यू है। कंटेस्टेबल मार्केट सिर्फ मोनोपोली में नहीं होता, कंटेस्टेबल मार्केट ओलिगोपोली में भी हो सकता है, कंटेस्टेबल मार्केट मोनोपोलिस्टिक में भी हो सकता है, और कंटेस्टेबल मार्केट परफेक्ट कंपटीशन में भी हो सकता है। सही है, तो ये जो हम चीजें करते हैं ना कि कंपटीशन को भगाने के लिए हम प्राइसेस को कम करते हैं, ये सब कंटेस्टेबल मार्केट में ही होता है। और कंटेस्टेबल मार्केट को कभी कभार हिट एंड रन मार्केट भी बोला जाता है। कंटेस्टेबल मार्केट को कभी कभार हिट एंड रन मार्केट भी बोला जाता है। अब ये सारे एमसीक्यू के कॉन्सेप्ट हैं। सही है, इसके लिए आपको नोट्स पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो कंटेस्टेबल मार्केट के 2-3 पेज लिखे हुए नोट्स में, तो वो पढ़ लेना सही से। ठीक है, कंटेस्टेबल हर मार्केट स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है। कंटेस्टेबल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि कंपटीशन को हमें खत्म करना है। हिट एंड रन मार्केट इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि बाहर से कुछ फर्म्स आती हैं, थोड़े से पैसे कमाती हैं, फिर भाग जाती हैं। सही है, तो तभी इसको हिट एंड रन मार्केट बोला जाता है। नहीं, एमर तू सेंटेंस पढ़ दे कि इंग्लिश में घुमा रहा है वो। ये कह रहा है कि मैं ऐसी मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर रहा हूं विदाउट अट्रैक्टिंग कंपटीशन। अगर तू प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग वाली प्राइस चार्ज करता ना, फिर बहुत कंपटीशन आता, वो प्राइसेस बहुत ज्यादा होती हैं। मैं ऐसी प्राइस रख रहा हूं कि मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा रख सकता हूं, पर ये एक ऐसी प्राइस है जिसको देख के बाहर वाले नहीं आएंगे, जिसको देख के बाहर वाले हमारे कंपटीशन में नहीं आएंगे, इंडस्ट्री में एंटर नहीं होंगे। तो ये चीज हमेशा किधर एग्जिस्ट करती है? कंटेस्टेबल मार्केट में। क्लियर है ये चीज? कंटेस्टेबल का मार्केट का मतलब ही यही है भाई। कंटेस्ट का मतलब क्या होता है? कंटेस्ट, वो नहीं कहते भाई एक टीवी शो है या सिंगिंग कंपटीशन को ये कंटेस्टेंट्स बोलते हैं। वो क्या होते हैं? कंटेस्टेंट क्या होते हैं भाई? कंपटीशन होता है ना, कंपेटिटर्स होते हैं एक दूसरे के। सही है, प्रॉफिट सेटिस्फाइसिंग, ये वो वाली जगह होती है। ठीक है, तो कॉन्टेस्ट का मतलब होता है कंपटीशन का बढ़ना, इंक्रीजिंग कंपटीशन। कंटेस्टेबल का मतलब होता है इंक्रीजिंग कंपटीशन। सही है, अच्छा भाई। अच्छा 29, ये एमसीक्यू थोड़ा सा टेक्निकल है, पर इसमें बहुत गंदा घुमाया हुआ है इसने। The maximum price that a privatized national monopoly is allowed to charge its customer is determined by the following formula। सही है, अब ये फॉर्मूले में बच्चे खो गए थे। The price charged in the previous year, पिछले साल की प्राइस, plus the annual percentage change in the consumer price index। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेंज का मतलब इन्फ्लेशन का इफेक्ट, -2%। इसका मतलब कि भाई लेट से मेरी प्राइस थी पिछले साल $15, इसमें आप जो है वो इन्फ्लेशन का रेट ऐड करते हो लेट से 10%, और उसमें से फिर आप -2% कर देते हो। ऐसा सीन है। सही है, तो ये क्या करता है? पिछले साल की प्राइस में इन्फ्लेशन को ऐड करता है, इन्फ्लेशन का इफेक्ट शामिल करता है, फिर उसमें से 2% को हटा देता है। सही है, तो इस तरह ये अपनी प्राइस को कैलकुलेट करता है। तो सबसे पहले इस $15 को मल्टीप्लाई बाय 110 करेगा, फिर इसको माइनस कर देगा 98 से, मतलब 98% से मल्टीप्लाई कर देगा। तो बेसिकली ये खेल रहा है, इसका कोई काम नहीं है। मैं ये खाली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये सवाल में लिखा हुआ है, इसका काम कुछ भी नहीं है। सही है, अच्छा, अज्यूमिंग द फर्म चार्जेस द मैक्सिमम प्राइस अलाउड, जो इसको अलाउ किया हुआ है एक नेशनल मोनोपोली को, हाउ विल एन इंक्रीज इन प्रोडक्टिव एफिशिएंसी कैन अफेक्ट कस्टमर्स एंड द कंपनीज शेयर होल्डर्स। मुझे बताओ, प्रोडक्टिव एफिशिएंसी से कस्टमर्स को क्या फायदा हो रहा है?
एक फर्म के प्रोडक्टिव एफिशिएंट होने से कस्टमर को क्या फायदा होता है भाई? कस्टमर को कोई फायदा हो रहा है? हमजा लोअर प्राइस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, लोअर प्राइस का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए मुझे यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है, प्राइस तो मेरी यहाँ से निकलती है, इसलिए मुझे फॉर्मूला दिया हुआ है, प्राइस तो मेरी यहाँ से निकलती है, तो प्रोडक्टिव एफिशिएंसी से तो कोई लेना देना ही नहीं है। फिर हम ये कह सकते थे कि प्राइस कम हो सकती है, सही है, पर यहाँ पर तो इसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है ना, इसने तो प्राइस तो वही चार्ज करी है जो उसको करनी है, फॉर्मूले से इसने प्राइस निकाली है, मैक्सिमम प्राइस चार्ज करी है, सही है। गुड फिनिशिंग और क्वालिटी नहीं सलमान, क्वालिटेटिव मेजर नहीं होता कभी भी प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, क्वालिटेटिव मेजर नहीं होता वो, सही है। अच्छा, तो नो अफेक्ट कस्टमर्स पे, नो अफेक्ट। अच्छा, उसके बाद शेयर होल्डर को फायदा होगा प्रोडक्टिव एफिशिएंसी से, ऑब्वियस सी बात है, शेयर होल्डर को प्रोडक्टिव एफिशिएंसी से फायदा होगा। क्यों? क्योंकि एक तो ये साला जो है वो मैक्सिमम प्राइस चार्ज कर रहा है, ऊपर से अपनी एवरेज कॉस्ट को भी कम कर रहा है। अगर इन दोनों का गैप बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, इन दोनों का जब गैप बढ़ेगा तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, सही है, समझ आई ये चीज? तो ये जो है शेयर होल्डर को गेन हो रहा है, तो मेरा ओवरऑल आंसर क्या होगा? सी, समझ आई, क्योंकि कॉस्ट और प्राइस का गैप बढ़ रहा है, सही है। अच्छा 30 ये वाला हम कर चुके हैं, ये वाला हम कर चुके हैं, जल्दी से इसको सर्कल मार लो, इसमें मैं वापस टाइम जाया नहीं कर रहा, ये हम कर चुके हैं और ये सबसे हो जाएगा, सही है। तो 30 का आंसर मैं मार्क कर देता हूं, क्या था 30 का? इसका सी था, इसका सी था, सही है। इसी डिफिकल्ट एमसीक्यूज में कर चुके हैं हम पहले, रिपीट हुआ है ये, ठीक है। अच्छा अच्छा 31 में बिल्कुल मसला नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ मिरर पिक्चर की, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ मिरर पिक्चर की, अब बताओ क्या होगा इसका आंसर। मिरर पिक्चर का मैंने वर्ड लिख दिया, अब बता दो आंसर क्या होगा, पढ़ो, खुद पढ़ो जल्दी जल्दी। साथ जो तूने आंसर बोला है ना, वो टोटल प्रोडक्ट से देखा जाता है, वो कभी भी मार्जिनल प्रोडक्ट से नहीं देखा जाता, सही है। अच्छा, सब डी बोल रहे हैं और आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, द फर्म इज मिनिमाइजिंग इट्स मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट अगर मैक्सिमम पे होगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरी मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पे होगी, अगर मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे होगा तो मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम पे होगी, सही है। तो इसको मिरर पिक्चर से याद रखना है, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट भाई हमेशा याद रखना, या आहिस्ता आहिस्ता माइक्रो भूलना शुरू हो गए हो तुम लोग भाई, रिवाइज करो, सही है। 31 हो गया, 32 ये वाला एमसीक्यू में तो मैंने अगर अभी कराया तो मुझे आधा घंटा लग जाएगा, ये तो बहुत बहुत खतरनाक एमसीक्यू है, इस पे मैंने 15-20 मिनट लगाए थे एक सेशन में, ये कैलकुलेशन में मैंने कराया था, सही है। तो वो देख लेना, 15-20 मिनट में मैंने समझाया था ये, सही है। तो 32 को मार्क कर लो, इसका आंसर तो मुझे रट गया है, 10 to 14 था ना इसका आंसर, ये था मेरे ख्याल में, हाँ बी था, सही है। अच्छा 33 देख लो, 33 के इफ अ फर्म एक्सपीरियंसेस इन एन इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, कह रहा है कि अगर एक फर्म की फिक्स कॉस्ट बढ़ जाए, हाउ विल इट्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड इट्स मार्जिनल कॉस्ट बी अफेक्टेड। मुस्कान नेक्स्ट वीक से, मैक्रो नेक्स्ट वीक से, सही है। If a firm experiences an increase in fixed cost, how will its average variable cost and its marginal cost be affected? मुझे बताओ क्या मेरे फिक्स कॉस्ट के बढ़ने से क्या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट पे फर्क पड़ेगा? क्या मेरे फिक्स कॉस्ट का कोई रिलेशन है इनसे? कोई रिलेशन नहीं है भाई, सही है। क्यों पड़ेगा एमसी भाई यार, सही है। तो मेरा आंसर होगा नो चेंज। एक चीज हमेशा याद रखना, एक चीज हमेशा याद रखना, हमारे सिलेबस में ए लेवल में आपने जितने भी एमसीक्यू देखे होंगे ना, कुछ कुछ एमसीक्यूज में ये मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट भी लिखता है। तो एक चीज तुम लोग समझ लो, एमसीक्यूज की जबान में ना, एमसीक्यूज की जबान में मार्जिनल कॉस्ट को वो वेरिएबल कॉस्ट बोलता है। अब जो आप बोल रहे हो ना एडिशनल कॉस्ट है, एमसीक्यूज में वो इस तरह टेस्ट नहीं करता इस चीज को, सही है। तो फिक्स कॉस्ट के बढ़ने से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सही है। तो 33 हमारा हो गया, 34 पे आ रहा हूँ। 34 देख लो भाई, ये आपकी ओ लेवल की नॉलेज टेस्ट कर रहा है, ये आपकी ओ लेवल की नॉलेज टेस्ट कर रहा है। Which small firms are most likely to survive for only a relatively short period? कौन सी फर्म्स जो हैं वो सरवाइव करेंगी कम टाइम के लिए, बहुत कम टाइम के लिए सरवाइव करेंगी, ऐसी कौन सी स्मॉल फर्म्स होंगी? तो ये ऑप्शंस दिए हैं मुझे 4, सही है।
सबसे पहला ऑप्शन, दोज प्रोड्यूसिंग कंपोनेंट्स फॉर लार्ज फर्म। भाई जब तक मैं लार्ज फर्म को कंपोनेंट्स देता जा रहा हूं तो मेरा जो है वो सर्वाइवल बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि मेरे पास पक्का कस्टमर बना हुआ है, तो मुझे टेंशन ही नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं होगा, मैं ज्यादा टाइम तक सर्वाइव करूंगा। दोज प्रोड्यूसिंग स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स फॉर स्मॉल मार्केट। अगर मैं स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बना रहा हूं तो इसका मतलब है मैं पर्सनल सर्विस दे रहा हूं, और अगर मैं पर्सनल सर्विस दे रहा हूं तो मैं सर्वाइव करूंगा ज्यादा टाइम तक। मैं कम टाइम के लिए सर्वाइव नहीं करूंगा, मैं ज्यादा टाइम के लिए सर्वाइव करूंगा। सही है? अगर मैं स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट दे रहा हूं स्मॉल मार्केट्स में तो मैं ज्यादा टाइम के लिए सर्वाइव करूंगा। दोज एंगेज्ड इन एक्टिविटीज विद लो स्टार्टअप कॉस्ट। मुझे एक बात बताओ, जब लो स्टार्टअप कॉस्ट होंगे तो कंपटीशन ज्यादा होगा कि कम होगा? अगर लो स्टार्टअप कॉस्ट होंगे तो कंपटीशन ज्यादा होगा या कम होगा? खाली ये सोचो। ज्यादा होगा भाई, ज्यादा होगा। लो स्टार्टअप कॉस्ट का मतलब मेरे को अगर किसी धंधे में आना है, मेरे को बिजनेस में घुसना है, तो मेरे को इतना रोकना नहीं चाहिए। और अगर मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए तो हर बंदा स्टार्टअप करेगा। तो जब हर बंदा स्टार्टअप करेगा तो कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा, और जब कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा तो मुझे बताओ, क्या सरवाइव करना आसान है? क्या सरवाइव करना आसान है? नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरा आंसर क्या है? सी। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं, ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। Those engaged in activities that require flexibility in meeting customer requirements. Again, personalized service दे रहा हूं, personalized service दूंगा तो हमेशा मार्केट में सर्वाइव करूंगा। सही है? क्योंकि स्मॉल फर्म्स सर्वाइव ही ऐसे ही करती हैं, को वो पर्सनलाइज सर्विस देती हैं भाई। सही है? तो स्मॉल फर्म एंड लार्ज फर्म याद करो, ओ लेवल में पढ़ते थे हम ये, और ये सर के नोट्स में है। अगेन देखो, एमसीक्यू का टॉपिक है ये। तो ऐसी बहुत चीजें हैं। ग्रोथ ऑफ फर्म भी बहुत टेस्ट होता है, ग्रोथ ऑफ फर्म भी पढ़ लेना। ग्रोथ ऑफ फर्म लेटेस्ट पास पेपर में बहुत आ रहा है। ये ग्रोथ ऑफ फर्म क्या है? ये वो नहीं पढ़ते थे हम, इंटीग्रेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फिर हम पढ़ते थे हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन, फिर कॉन्ग्लोमरेट करके कुछ था। तो ये सारी ये इंटीग्रेशन पढ़ लेना, ये एमसीक्यूज में आती है भाई, बहुत आती है। सही है? अच्छा 35 क्या कह रहा है? The diagram shows the initial cost and revenue curve of a monopoly supplier. What will be the firm's profit maximizing level of output if the government fixes the price at OP? बताओ भाई, ऐसा एमसीक्यू हम कर चुके हैं, ऐसा एमसीक्यू में हम पहले कर चुके हैं, ऐसा एमसीक्यू हम पहले कर चुके हैं। सोचें सोचें ना, शोर है या अल्लाह। 2 मिनट ना, 2 मिनट, मैं जलील करके आ रहा हूँ जरा। अबे सब भाई, मुझे डर लग रहा है एस्टर वाले ना आ जाए कभी। पता नहीं क्या होता है सैटरडे को यहाँ पे। अच्छा ओएल सही है, ओएल। अच्छा ओएल क्यों है आंसर? लॉजिक तो बता दो भाई, रट्टे नहीं मारो, लॉजिक बताओ, ओएल क्यों है? सही है? ओएल इसलिए है क्योंकि देखो, ये एक तरह से मैक्सिमम प्राइस है, ये एक तरह से मैक्सिमम प्राइस है कि प्राइस फिक्स कर दी है। सही है? ये प्राइस फिक्स कर दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये जो है, ये पूरा का पूरा मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है। जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन पे नहीं होता, जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन में नहीं होता कि भाई मेरी वो फिक्स कर देते हैं ये लोग। सही है? तो इस तरह का सिनेरियो है। अब मसला बताऊं क्या है यहाँ पे? मसला बताऊं क्या है? इस एमसीक्यू में ना, हम ओरिजिनली तो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं। सही है? हम ओरिजिनली तो यहाँ पर ऑपरेट करते हैं, पर जब ये लग जाएगा तो ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है। अगर अब ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है तो मुझे एक बात बताओ, जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन में जो है ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू बन जाता है, तो अब अगर ये मेरा मार्जिनल रेवेन्यू है तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट क्या है? ये समझ आई ये चीज? तभी मेरा यहाँ पर जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है, क्योंकि ये अब एमसी इक्वल्स टू एमआर है। और ये गवर्नमेंट क्यों करती है? ये गवर्नमेंट मोनोपोली को रेगुलेट करने के लिए करती है। हाँ सही बोल रहे हैं मुस्तफा। अच्छा एक मसला ये है, अच्छा ये नॉर्मली पेपर में भी आता है कि गवर्नमेंट जो है वो, अगर वो एक मोनोपोली को रेगुलेट कर रही है तो वो प्राइजेस को ऊपर क्यों लगाती है? वो इसलिए ऊपर लगाती है क्योंकि जो है हमारा आउटपुट जो है वो बढ़ जाए। सही है?
आउटपुट जो है वो बढ़ जाए। तो तुम नोटिस करो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग भी हो रहा है और आउटपुट भी बढ़ रहा है, तो ये फायदा होता है ये करने से। कह रहे ये चीज थोड़ा सा रह गया बस, जल्दी जल्दी हो गए काफी। ये वाला एमसीक्यू भी भाई आना चाहिए 36। आउटपुट बढ़ाने के लिए हैमर, आउटपुट बढ़ाने के लिए करती है, एलोकेटिव पे आने के लिए करती है, क्योंकि एक मोनोपोली अंडर एलोकेशन करता है। अच्छा ये वाला देख लो भाई 36। डी है इसका आंसर, डी है बिल्कुल सही। अच्छा अब जो बच्चा मुझे बी बोल रहा है ना, बी में एक मसला है। बी में क्या मसला है? देखो बी में अगर मैं रियल इनकम का फॉर्मूला लिखता हूँ, नॉमिनल इनकम परसेंटेज माइनस इन्फ्लेशन परसेंटेज। मुझे एक बात बताओ, हाँ मैंने माना कि प्राइस ऑफ गुड एक्स गिरा है, मैंने माना कि प्राइस ऑफ एक्स गिरी है, प्राइस ऑफ एक्स गिरी है मान लिया, इन्फ्लेशन गिर गई, नॉमिनल इनकम पे कोई फर्क नहीं आया, रियल इनकम बढ़ गई। तो मुझे बताओ बेहतर आंसर कौन सा है? रिडक्शन इन प्राइस वाला बेहतर आंसर है या ये बेहतर आंसर है? दोनों आंसर हो सकते हैं, बेहतर आंसर कौन सा है? ये वाला। क्यों? क्योंकि रियल इनकम वाले आंसर में प्राइस का अफेक्ट शामिल है, रियल इनकम वाले आंसर में प्राइस का अफेक्ट शामिल है। रियल इनकम, देखो अब ये एक और बड़ा मसला है, वो नॉमिनल इनकम होती है अहमद, वो नॉमिनल इनकम होती है, मैं पहले के मुकाबले में दोनों गुड को ज्यादा खरीद पाता हूँ। सही है, थोड़ा सोच को बढ़ा, फॉर्मूले से चीज को कर, कुछ समझ आएगा तुझे। सिर्फ एक गुड की प्राइस कम हो रही है तो एक गुड को ज्यादा खरीद पाऊंगा। सही है, ऐसे बहुत एमसीक्यू ऊपर से आते हैं भाई, और ये ऊपर से नहीं आ रहा, मैं करा चुका हूँ पहले, तुम लोग रिकॉर्डिंग तो देखो सारी पीछे की। सही है, तो 36 क्लियर है, इस ऑप्शन में इसका इफेक्ट भी शामिल है, तभी ये वाला आंसर है। सही है। अच्छा 37, ये देख लो जल्दी से, ये थोड़ा नया है, ये मैंने कराया नहीं है शायद। अहमद हमें तो क्वेश्चन के हिसाब से देखना है ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से तो डी बेहतर ऑप्शन था। सही है। अच्छा देखो ये क्या है, ये एक इम्परफेक्ट कंपटीशन का ग्राफ बना हुआ है। मुझे एक बात बताओ, एक इम्परफेक्ट कंपटीशन में मेरी फर्म का ऑपरेट करती है एमसी इक्वल्स टू एमआरपी पे, तो ये मेरा आ गया एमसीएल इज इक्वल्स टू एमआरपी। एमसीएल इक्वल्स टू एमआरपी पे ऑपरेट करते हैं, और हम वेजेस कौन सी देते हैं? ये वाली वेजेस देते हैं। हम वेजेस कौन सी देते हैं? ये वाली वेजेस देते हैं। और हमारी एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? ये वाली एम्प्लॉयमेंट होती है। सही है, मैंने खाली सवाल बनाया है अभी। फिर क्या बोल रहा है? द फर्म वर्कर ज्वाइन अ ट्रेड यूनियन विच नेगोशिएट्स अ वेज ऑफ ओडब्ल्यू। तो देखो मेरी ओरिजिनल वेज तो ये होगी, पर ट्रेड यूनियन ने बोला कि मेरे वर्कर को ज्यादा वेज दो विद द फर्म न्यू ओनर्स। तो मुझे सबसे पहली बात बताओ, अगर पहले के मुकाबले में मुझे ज्यादा वेज देनी पड़ेगी तो मेरा वेज का खर्चा बढ़ जाएगा, मेरी वेज की कॉस्ट बढ़ जाएगी, या मेरा वेज का बिल बढ़ जाएगा? वेज का बिल, मेरी कॉस्ट, तो वेज का बिल तो लाजमी बढ़ेगा, वेज का बिल तो लाजमी बढ़ेगा। मुझे बताओ एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क आ रहा है? एम्प्लॉयमेंट पे क्या फर्क आ रहा है? इनिशियली मेरी एम्प्लॉयमेंट थी ये, अब बताओ मेरी एम्प्लॉयमेंट क्या है? अब मेरी एम्प्लॉयमेंट है ये। तो नोटिस करो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। सॉरी एम्प्लॉयमेंट, हाँ एम्प्लॉयमेंट, बल्कि बल्कि ये हमारी एम्प्लॉयमेंट है, ये हमारी एम्प्लॉयमेंट है। तो आप नोटिस करो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और वेजेस भी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है और वेजेस भी बढ़ रही है। क्लियर है ये चीज? तो आपको अच्छी तरह याद होगा कि दो केसेस होते हैं, एक केस में या तो मेरी वेज भी बढ़ जाए और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए, और बहुत कम ऐसा होता है कि मेरी वेज बढ़ जाए और एम्प्लॉयमेंट अनचेंज रहे। तो ट्रेड यूनियन के दो केसेस होते हैं, ट्रेड यूनियन के दो केसेस होते हैं, ये याद रखना। सही है, तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए। यहाँ पर कौन सा केस है? ये वाला, जो कि नॉर्मली होता है। अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रही, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। यार बेटा क्या हो गया, समझ आ गई? आखिरी एक दो रह गए बस। 38 देख लो, 38 38, जल्दी से 38। हाँ मोनोपोलिस यूनियन टाइप।
देखो 38 बहुत अच्छा एमसीक्यू है और ये 2020 में भी आया था। एन इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ अ डोमिनेंट प्रोड्यूसर एंड अ नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। एक डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स है, बाकी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं। द डोमिनेंट प्रोड्यूसर joins with some of the other producers to form a cartel। कार्टेल बनाइए with a view to maximizing their joint profits। कार्टेल क्या करता है? कार्टेल मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करता है। शॉर्टेज किस तरह क्रिएट करता है? हर प्रोड्यूसर के एक कोटा मिलता है। हर प्रोड्यूसर को एक कोटा मिलता है और कोटा क्या होता है कि आप जो है अपनी प्रोडक्शन को कम कर दो। और जब ये लोग अपनी प्रोडक्शन को कम करते हैं तो मार्केट में होती है शॉर्टेज। और जब मार्केट में शॉर्टेज होती है तो ये लोग क्या करते हैं? ऑटोमेटिकली प्राइसेस बढ़ती हैं, जिसकी वजह से इनके प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। तो ये कह रहा है कि हु विल डिराइव द ग्रेटेस्ट शॉर्ट रन बेनिफिट। शॉर्ट रन में बिल्कुल कार्टेल के डायरेक्ट बाद सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? सबसे ज्यादा फायदा होगा उनको जो कि कार्टेल का पार्टी नहीं है। सबसे ज्यादा फायदा उनको होगा जो कार्टेल का पार्टी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कार्टेल के पार्ट नहीं है वो भी अब ज्यादा रेट प्राइसेस में बेचेंगे। वो भी अब ज्यादा प्राइसेस में बेचेंगे। जब ये लोग ज्यादा प्राइसेस में बेचेंगे ना तो इन पे कोई कोटा नहीं है। जो ये वाले लोग ना, द प्रोड्यूसर्स हु डू नॉट ज्वाइन द कार्टेल, इन पे कोई कोटा नहीं है। ये लोग जितनी प्रोडक्शन चाहे कर सकते हैं। ये लोग जितनी प्रोडक्शन चाहे कर सकते हैं। तो ये लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे और ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस पे बेचेंगे। समझे ये चीज? तो शॉर्ट रन में उनको फायदा होगा जो कार्टेल के पार्ट नहीं है। जो कार्टेल का पार्ट नहीं है। ये कार्टेल में चीटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? कार्टेल में चीटिंग क्यों होती है? कार्टेल में चीटिंग इसलिए होती है क्योंकि इनिशियली जब प्राइसेस बढ़ती हैं और आपको कोटा मिला हुआ होता है तो इनिशियली आपको इतना प्रॉफिट नहीं होता, आगे जाके होता है। तो कार्टेल में चीटिंग इसलिए बंदा करता है, वो अपने आउटपुट को बढ़ाता है और उसी प्राइस पे बेचता है जो शॉर्टेज वाली प्राइस है। तो मैं ये कह रहा हूं तभी उनको फायदा हो रहा है जो कार्टेल का पार्ट नहीं है। तो इनिशियली उनको फायदा होगा जो कार्टेल का पार्ट नहीं है, क्योंकि उनपे कोई कोटा नहीं है और ये लोग जो प्राइजेस हैं ये वाली चार्ज करेंगे। समझ आई चीज? तो ऐसे बहुत एमसीक्यू रिपीट होते हैं पेपर में। सही है? ऐसे बहुत एमसीक्यू पेपर में रिपीट होते हैं। अच्छा 39 39 देख लो। 39 में क्या है? अ गवर्नमेंट डिसाइडेड, शॉर्ट रन में हमजा, थोड़े लिमिटेड टाइम तक, बाद में क्योंकि मार्केट में ये चीज नॉर्मलाइज हो जाएगी। सही है? A government decided to approve a private airport building scheme because it was socially beneficial. In making its decision, it calculated private cost as 700 million, private benefit at 800 million, and external cost at 200 million. अब ये सारी इन्फॉर्मेशन को छोड़ दो, खाली तुम लोग लिख लो कि इसने क्या बोला हुआ है। इसने बोला हुआ है कि मेरी सोशल कॉस्ट जो है उसमें 700 आ रहा है और 200 आ रहा है। ये 700 जो है वो मेरा प्राइवेट कॉस्ट है और ये 200 जो है मेरा एक्सटर्नल कॉस्ट है। सही है? सोशल बेनिफिट में क्या क्या आ रहा है? मुझे खाली इसने प्राइवेट बेनिफिट दिया हुआ है। मुझे इसने खाली प्राइवेट बेनिफिट दिया हुआ है। प्राइवेट बेनिफिट कितना है? 800। और मुझे एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं पता। मुझे एक्सटर्नल बेनिफिट नहीं पता। सवाल में क्या है? अच्छा, गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है। गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट को अप्रूव कर दिया है। अप्रूव करने का क्या मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट एक प्रोजेक्ट को अप्रूव कब करती है? जब मेरा सोशल बेनिफिट एक्सीड करता है सोशल कॉस्ट को। जब मेरा सोशल बेनिफिट एक्सीड करता है सोशल कॉस्ट को। अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को अप्रूव ही नहीं करती। तो मुझे ये बात तो अब कंफर्म हो गई है कि मेरा सोशल बेनिफिट जो है वो सोशल कॉस्ट से ज्यादा है। सही है? अच्छा भाई, कितने से ज्यादा होगा? मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरा टोटल जो इसका आंसर है वो 900 है, क्या इसका भी आंसर 900 होना चाहिए? 900 से ज्यादा होना चाहिए? सोशल बेनिफिट को 900 होना चाहिए, 900 से ज्यादा होना चाहिए? सोशल बेनिफिट को 900 से ज्यादा होना चाहिए। अगर सोशल बेनिफिट 900 से ज्यादा है, अगर सोशल बेनिफिट 900 से ज्यादा है तो एक्सटर्नल बेनिफिट 100 से ज्यादा होगा, कम होगा? 100 होगा या 100 से ज्यादा होगा? 100 से ज्यादा होगा। तो आंसर क्या होगा? एक्सटर्नल बेनिफिट एक्सीडेड 100 मिलियन। समझ आई ये चीज? एक्सटर्नल बेनिफिट एक्सीडेड 100 मिलियन। क्लियर है ये चीज? अच्छा व्हाई नॉट सी? एक्सटर्नल बेनिफिट एक्सीडेड एक्सटर्नल कॉस्ट। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है ये। हाँ 100 नहीं, 100 से ज्यादा ही होगा शायद, 100 से ज्यादा, वरना प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होगा, मुश्किल है। फिर वो एमएसबी एमएससी से देखा जाता है। सही है? अच्छा, जो सी बोल रहे ना, सी जरूरी नहीं है ऐसा हो।
सही है। अगर मेरा एक्सटर्नल बेनिफिट 150 भी होगा, फिर भी ये मेरा ज्यादा ही निकल जाएगा ना, फिर भी ये मेरा 900 से ज्यादा ही निकल जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे एक्सटर्नल बेनिफिट एक्सटर्नल कॉस्ट से ज्यादा ही है। ये सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट से ज्यादा होना चाहिए। सही है, ओवरऑल देखा जाता है, ओवरऑल फायदा सोसाइटी को, टोटल फायदा सोसाइटी को। सही है, क्लियर है ये चीज। अच्छा 40 देख लो जल्दी से। What is not held constant when calculating the substitution effect of a change in the price of a good? What is not held constant when calculating the substitution effect of a change in the price of a good? देखो मैं इसमें उल्टा जा रहा हूं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में ये एलिमिनेशन मेथड से होगा। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में दूसरे गुड की प्राइसेस को कांस्टेंट रखा जाता है कि नहीं रखा जाता? रखा जाता है, क्योंकि जब प्राइस ऑफ एक्स मेरा गिरता है तो मुझे रिलेटिवली प्राइस ऑफ वाई महंगा लगता है। प्राइस ऑफ वाई की इटसेल्फ प्राइस नहीं बढ़ती, रिलेटिवली मुझे नजर महंगा आता है, वो महंगा हुआ नहीं है। सही है। अच्छा पहली चीज, द कंज्यूमर टेस्ट, भाई रैशनल थ्योरी में टेस्ट को तो हम जो है वो कांस्टेंट ही रखते हैं। कंज्यूमर की मनी इनकम में भी हम कांस्टेंट रखते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की सबसे बड़ी अजम्पशन ही यही है कि कंज्यूमर की इनकम अनचेंज्ड है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की सबसे बड़ी अजम्पशन ही यही है कि इनकम अनचेंज्ड है, और इसी की वजह से सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को गलत कहा जाता है। सही है। कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और अदर गुड्स को कांस्टेंट नहीं रखा जाता। क्यों? क्योंकि हम गुड वाई की भी कंजम्पशन कर रहे होते हैं, हम गुड एक्स की भी कंजम्पशन कर रहे होते हैं, और हम इन दोनों के बीच में सब्स्टिट्यूट करते हैं। हम इन दोनों के बीच में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर दूसरे गुड पे कांस्टेंट नहीं रखा जाता। और हाँ एमर, इनकम को अनचेंज रखा जाता है, मनी इनकम को। सही है, मनी इनकम को कांस्टेंट रखा जाता है। क्योंकि आप एक चीज को समझ लो कि ये टोटल इफेक्ट जो होता है ना, टोटल इफेक्ट वो दो चीजों से बनता है। सही है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट, ये दो इफेक्ट से बनता है। हमारे सिलेबस में ना, हमारे सिलेबस में हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट निकालने का तरीका दिया हुआ है। सही है, हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का तरीका दिया हुआ और इनकम इफेक्ट का तरीका नहीं दिया हुआ। तो हम टोटल इफेक्ट में से इसको अलग करते हैं, हमें ऑटोमेटिकली ये मिल जाता है। सही है, हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को अलग करते हैं, हमें ऑटोमेटिकली इनकम इफेक्ट मिल जाता है। सर मनी इनकम चेंज होगा तब भी तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तब हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, पर मेरी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगी। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है मेरी यूटिलिटी अनचेंज्ड है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है मेरी सेटिस्फेक्शन अनचेंज्ड है। याद है ना कि अलोंग द इंडिफरेंस कर्व होता है, जब इनकम बढ़ जाती है तो मेरा इंडिफरेंस कर्व शिफ्ट होता है बाहर की तरफ, क्योंकि मेरा नया बजट लाइन आता है, नया बजट लाइन आता है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मेरा इंडिफरेंस कर्व जो है वो दूर जाता है, तो वहां पर मेरी सेटिस्फेक्शन में फर्क आता है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की एक और अजम्पशन है कि मेरी सेटिस्फेक्शन अनचेंज होती है, मेरी सेटिस्फेक्शन अनचेंज होती है। सही है, आई होप क्लियर है ये चीज। सही है, आई होप ये क्लियर है, क्योंकि अलोंग द इंडिफरेंस कर्व होता है। सही है, तो आज के लिए मैं चीज को इतना ही रख रहा हूँ। सही है, मेरा यही टारगेट था। इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट वीक से मैक्रो स्टार्ट करेंगे। ठीक है।